हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे होंगे और दिन प्रतिदिन लगातार आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। इसी क्रम में भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 2-4 प्रश्न लेकर आएगा। पीजीटी का है तो ज़्यादा लेकर आएगा, टीजीटी का है तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर को उठाया गया है जिसपे विद्यार्थियों की कंपटीटर की निगाह कम जाती है, वह इसे कमज़ोर या ऐसे समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन जब इसी से प्रश्न आ जाते हैं तो लगता है कि प्रश्न कहाँ से आ गया। ठीक ना जी। तो देखिएगा, व्यापार, क्षेत्रीय संगठन एवं परिवहन से लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है और आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी प्रश्न इसमें से आपको परेशान करते हैं उन सभी का नोट बना लीजिए और यदि आपके सारे प्रश्न सही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार इसी बहाने क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए पेन पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, खैर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। इस पे अंगुली भी चलती है तो अंगुली चला लिया जाएगा। आइए देखिएगा, पहला प्रश्न आपका कौन सा रखा गया है। थोड़ा लेट हुआ है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। कह रहा है कि गुन्नार मेडल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा किसका अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। तो गुन्नार मेडल जो थे आप जानते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ बातें इनके बारे में आप जान लीजिए, ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें जान लीजिए, ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा पहली बात क्या आप जान लीजिए कि गुन्नार मेडल जो थे एक स्वीडिश अर्थशास्त्री नहीं थे, समाजशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे। क्लियर, समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाज का अध्ययन करके, ठीक है, क्या किया, एशिया के विभिन्न देशों के समाजों का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एशियन ड्रामा। यह पुस्तक 1968 में जो है प्रकाशित होती है, 1968 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक का मुख्य बिंदु क्या था, इस पुस्तक का जो मुख्य बिंदु था वह क्या था कि एशिया के देशों की आर्थिक विभिन्नता क्या है, एशिया के देशों में जो आर्थिक विभिन्नता है उसका कारण क्या था। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि यही तीसरा, एशिया के देशों की आर्थिक विभिन्नता, तीसरा नहीं चौथा होगा ये। कौन सा, चौथा। तो इससे लगभग 3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, कब प्रकाशित हुई, किसने लिखा और यह कहाँ के अर्थशास्त्री थे, स्वीडिश के थे, और इनका अध्ययन कहाँ, किस क्षेत्र से संबंधित है, एशिया के देशों के आर्थिक विपन्नता, आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए। आगे देखिए, विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देश ने विकसित की थी। ठीक है, ये देखिएगा, विशिष्ट आर्थिक पेटी, जिसको आज विशिष्ट आर्थिक जोन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, एक समय था जब सबसे पहले ये आया था। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी तो वह भारत ने शुरू की थी। सबसे पहले कौन शुरू किया था, भारत ने। कब, 1965 में। 1965 में जब ये शुरू किया था तो ये क्या था, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। ठीक है, जिसको कहते थे ईपीजेड के नाम से, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, खाद निर्यात प्रसंस्करण खंड या प्रखंड आप कह सकते हैं। ये कहां विकसित हुआ था, गुजरात के कांडला में, गुजरात के कांडला। ठीक है, एक तरह से यह मुक्त निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया था। क्या, मुक्त
निर्यात क्षेत्र, इसी का अनुकरण करते हुए 1990 में, 90 के दशक में क्या चीन ने इसी का एक दूसरा नाम दे दिया इसी को, जिसको हम कहते हैं सेज। क्या कहते हैं? सेज। ठीक है, ये सेज नाम किसका दिया हुआ? चीन का। और सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, तो ये 1990 में चीन ने, तो शुरुआत कौन किया है? भारत ने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो यहां आंसर हो जाएगा भारत। मुझे लग रहा है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व के व्यापारिक प्रखंडों की संख्या कितनी है। देखिए, विश्व की व्यापारिक प्रखंडों की संख्या, ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है। मैंने बहुत बार खोजने की कोशिश की कि वर्तमान में क्या ये संख्या बढ़ी है कि उतनी ही है, लेकिन कहीं पर ये मिल नहीं पा रहा है। अगर आपसे मिल जाता है तो खोज लीजिएगा। फिलहाल जो उस समय सही था ये था 22। क्या है? विश्व के व्यापारिक प्रखंडों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, वर्तमान में ये चूंकि मैंने बहुत खोजा, गूगल से लेकर हर जगह पर कहीं मिला नहीं है, तो आपको अगर मिल जाए तो खोज लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल 22 मान लीजिएगा। आगे कह रहा, आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को कहते हैं। आयात और निर्यात के बीच के मूल्य का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? तो पहली बात तो कहलाता है व्यापार संतुलन। इसको क्या कहते हैं? आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच का जो संतुलन कहलाता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। अब यदि इसमें निर्यात ज्यादा हुआ तो अनुकूल व्यापार संतुलन, और आयात ज्यादा हुआ तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। क्या? निर्यात को हमेशा अच्छा माना जाता है। निर्यात अधिक है किससे? आयात से, मतलब आयात कम है। तो ये हो गया कौन सा? अनुकूल व्यापार संतुलन। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हो जाएगा, क्या? निर्यात कम है किससे? आयात से, आयात से। ठीक है, आयात ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन। क्लियर? हाँ, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़िए, अच्छे प्रश्न हैं, समझ लीजिए। यहीं से कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो आप जानते हैं, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा है कि एक देश का दूसरे देश से जब व्यापार होता है तो उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देखिए एशिया है, यूरोपीय देश हैं, और ये दूसरे पेज पे जाएं तो देखेंगे अमेरिका है। एक चीज यहां देख लीजिएगा, यहां थोड़ा सा ये अमेरिका है, अमेरिकन। हाँ, देखिए टाइपिंग एरर हो जाता है, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? अमेरिका है, अफ्रीका है, अब इसी से मिलाना है। ठीक है, 1 से 2 को मिलाना है, तो देखेंगे हम मिलाने की कोशिश करते हैं, एकदम सही होगा। कह रहा है कि एशिया जो है, देखिए एशिया कृषि प्रधान देश है, यानी ए किससे मिलेगा? अगर आप यहां देखेंगे ये मिलेगा डी से, वहां से खींच दीजिए 4, ए में 4, यानी यहां ए और डी आ रहा अभी तक, ए में 4। अगर अफ्रीका की बात करें, ठीक है, पीछे देखना पड़ेगा आपको क्योंकि, अच्छा एशिया तो मिल गया। यूरोपी की बात करें, यूरोप की बात करेंगे अगर आप, ठीक है, तो यूरोप उद्योग तकनीकी एवं वाणिज्य नहीं, ये तो अमेरिका का हो जाएगा। यूरोप को मिला लेंगे किससे? निर्माण उद्योग से। यूरोप को किससे मिला लेंगे? निर्माण उद्योग से, यानी वहां दूसरा
यहां तीसरा सही है, दूसरे में तीसरा, यानी यहां भी देखिए अभी भी ए और डी सही हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की। अमेरिका से किसे मिलाएंगे? अमेरिका से मिलाएंगे यहां सी में उद्योग, तकनीकी एवं निर्माण, अमेरिका को 2 से मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे खींच लीजिएगा 2। ठीक, सी में 2 यानी डी सही है। क्या सही है? डी सही है। और अफ्रीका को मिला लेंगे अल्प विकास से, किससे? अल्प विकास। डी को 1 से मिला लेंगे, डी को 1 से मिला लेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे दे दिए थे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर देखने में थोड़ी सी समस्या हुई। आगे कुल मिलाकर एशिया को कृषि प्रधान कर लेंगे, अल्प विकास को अफ्रीका से जोड़ लेंगे, उद्योग और निर्माण को यूरोप से जोड़ लेंगे, और अमेरिका को उद्योग निर्माण तकनीकी के साथ जो विकल्प है उसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर तो आप देखकर, अगर आपने आसियान को पढ़ा है तो तुरंत लगा देंगे क्या कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आसियान देश का सदस्य नहीं है। अब बात आती है कि आसियान देश में कुल कितने देश हैं? ठीक है, आसियान जो संगठन आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। कितने? 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य। ठीक है, अगर आपको इसका 10 सदस्य का नाम याद है तो आप आने वाले आगे के प्रश्न जो हैं आराम से सही कर लेंगे। तो देखिएगा, मैं 10 सदस्यों का नाम बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 8 अगस्त 1967 में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है ना जी। इसके सदस्य हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई। यही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका मुख्यालय है, ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई सही कर लीजिएगा, क्योंकि पेन कहीं इधर उधर रख दिए हैं तो बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बन पाएगी। इसके बाद लाओस, सिंगापुर, वियतनाम। लाओस, सिंगापुर, वियतनाम। वियतनाम ये आपके 6 हो गए। 4 देखिएगा कौन कौन से हैं। 4 हैं मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार। मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। कंबोडिया। तो इस तरह से अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, अगर लिखने में दिक्कत होगी तो आप सुन रहे हैं वो लिख ही लेंगे। दक्षिण कोरिया का नाम इसमें कहीं नहीं है। ठीक ना जी। आइए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है। यूरोपीय समुदाय में कौन शामिल नहीं है? तो देखिएगा, यूरोपीय समुदाय की बात किया है। ठीक है, फ्रांस, इटली, यूनान और स्विट्जरलैंड। यूरोपीय समुदाय, मैं आपको ये बताता हूं कि यूरोपीय समुदाय स्थापित कब हुआ था। देखिएगा, यूरोपीय समुदाय की स्थापना 25 मार्च 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। तब इसमें कुल 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य। कितने सदस्य? 6। और 6 क्या कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग।
बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद और कौन सा था? नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, यही 6 सदस्य इसके मेन सदस्य हुआ करते थे। इसमें देखिए किस देश का नाम नहीं है। ठीक है, किस देश का नाम नहीं है। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं एक चीज कि जब यह स्थापित हुआ था, इसमें आप, चूंकि यूनान का नाम अलग बदल गया है, ठीक है, लेकिन ये भी था, तो स्विट्जरलैंड नहीं, इसमें कौन था? स्विट्जरलैंड नहीं है। ठीक है, हाँ, यूनान का नाम अलग हो गया है, लेकिन यह भी था। ठीक, स्विट्जरलैंड उसमें से क्लियर नहीं था। आगे देखेंगे, अगर इसी की बात थोड़ा सा उसमें और सुन लीजिए, यह वर्तमान समय में क्या हो गया है? यूरोपीय संघ हो गया है। 1993 में इसी का नाम क्या कर दिया गया? 1993 में इसी का नाम कर दिया गया यूरोपीय संघ। और वर्तमान समय में इसमें 28 देश हैं। कितने? 28 देश, 28। तो आइए देख लीजिए आगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के नाम से इसको आप जानते हैं हिंदी में। ठीक है, उसी का अंग्रेजी सार्क नेम है, सार्क। ठीक, देखिएगा इसमें से कौन सा नाम नहीं है? तो ये है भूटान, ये भी है मालदीव, ये भी है नेपाल, ये भी। चीन नहीं, इसमें चीन नहीं है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। कितने? 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। और 8वां जो है, 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान है। और इसकी बात करूं तो यह 1 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था। कब ये बना था? 1 जनवरी 2006 में। क्लियर? शार्क। आइए, भारत भी इसका सदस्य है। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो मैं 8 का नाम आपको लिखवा देता हूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना जी? 8 का नाम अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल। कौन कौन सा? देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, भूटान, मालदीव, कैट हुआ 1 2 3 4 5, 3 अभी रह गए हैं। ठीक है, 3 वो कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका। और कौन सा है? बांग्लादेश, श्रीलंका। और कौन सा है? तो और है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। एक देश को लेकर बराबर कंफ्यूजन में होगा, आपको लगेगा कि भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं है। म्यांमार इसमें नहीं है, जो हर बार लोग गलत करते हैं। ठीक है, नोट लिख लीजिएगा, नोट, कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। क्लियर? आगे कह रहा है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की स्थापना 3 मई
1960 को हुई थी, 3 मई 1960 को। बैठाते जाइए एकदम। कौन एक देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? कौन सा एक देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का देश नहीं है? तो देखिएगा, यह प्रश्न वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। यह प्रश्न वर्तमान समय में गलत हो गया है। मैंने टाइप करते समय बताया था कि ये मत छापिएगा, लेकिन उन्होंने ये दे दिया है। फिलहाल अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इस समय 4 सदस्य हैं। कितने? 4 सदस्य हैं। चारों का नाम मैं लिख देता हूं। लिखेंगे वर्तमान में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में कितने? 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं। चारों के नाम लिख लीजिएगा। आइसलैंड, लिचेस्टीन, आइसलैंड, लिचेस्टीन, ठीक है, लिचेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और है नाम स्विट्जरलैंड। ये 4 देश हैं। तो देखिएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए प्रासंगिक नहीं था ये वर्तमान समय में, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उस प्रश्न को समाप्त कर दिया। आगे देखिए, परिवहन आपके टॉपिक में रखा गया, आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। पनामा नहर की बात कर रहा है। पनामा नहर आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे। अगर देख रहे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे जाएंगे। अगर पनामा नहर की बात मैं करूं तो ये देखिएगा, आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और यहीं से अगर बात करें, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। यही इसी पतले से रास्ते को, जहां पनामा एक देश था, इसी को काटकर ये था प्रशांत महासागर। कौन था? प्रशांत महासागर। और ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इसी दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो यहां से यहां तक कि लगभग 8,000 मील की दूरी कम हो जाती है, जो लगभग 13,000 किलोमीटर पड़ेगी। लगभग 12,800 कुछ है, तो लगभग 13,000 किमी की दूरी कम हो जाती है। इस नहर का निर्माण कब किया गया था? 14 अगस्त 1914 को। 14 अगस्त 1914 को। 14 अगस्त आपको निश्चित रूप से याद होगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म दिवस है और 15 अगस्त को भारत का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए, ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसमें सही होगा कौन सा? प्रशांत और अटलांटिक। आइए बात करते हैं आगे की। कह रहा है कि जर्मनी में उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ रही है? अगर आप भूगोल के सच्चे विद्यार्थी हैं, सच्चे स्टूडेंट हैं, तो आपकी बाल्टिक सागर कह रहा हूं मैं तो नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। उत्तरी सागर कह रहा हूं तो भी नजर आ रहा होगा। दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम है कील नहर। दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम है कील नहर। कौन सा? कील नहर, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनिए। पनामा नहर, मलक्का जलमार्ग, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो जो देखिएगा, पनामा नहर की अगर बात मैं करूं तो पनामा नहर को कोलन से जोड़ दीजिएगा। किससे? कोलन से, ठीक है। इसके बाद प्रशांत महासागर को किससे जोड़ेंगे? प्रशांत करें, मलक्का जल संधि, ठीक है।
अगर मलक्का की मैं बात करूं, आसान क्वेश्चन है, मलक्का को क्या करेंगे, सिंगापुर से जोड़ देंगे। किससे, सिंगापुर से जोड़ देंगे। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को किससे जोड़ देंगे, आप मैनचेस्टर से जोड़ देंगे, और प्रशांत को जोड़ देंगे वैंकूवर से। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग को किससे जोड़ देंगे, वैंकूवर से। अब देखिएगा कौन सा विकल्प आपका सही मिलता है, यानी बी में 1 और ए में 3, बी में 1 और ए में 3, बी में 1 और ए में 3, ये आंसर ठीक है। बी में 1 और ए में 3, यानी सी में 4 और डी में 2, सी में 4 और डी में 2 उधर मिलाकर देख लिया गया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा विश्व की सबसे लंबी समुद्र गत सुरंग जोड़ती है, तो ये देखिए चीन एवं हैनन द्वीप को, चीन तथा हांगकांग को, होकाइडो तथा होन्शु को, मलाया तथा प्रायद्वीप या सुमात्रा को। अगर प्रश्न काल की बात करेंगे आप, तो जो विकल्प में है ठीक है, वो होकाइडो और होन्शु है। होकाइडो के साथ किसका नाम आएगा, होकाइडो के साथ होन्शु का नाम आएगा। जबकि इस समय विश्व की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी सुरंग चीन की है, ठीक है, लिख लेंगे। वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग कहां है, चीन में। कहां है, चीन में। यह 76 मील लंबी है। कितनी, 76 मील। क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन प्रश्न में जो ऑप्शन, यानी कि इस तरह की चीजें भी आप देख लेंगे, प्रश्न आया है तो देख लेना ही पड़ेगा। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, देखिए आप, सड़क परिवहन, सड़क वड़क बनाना पड़ता है, यानी कि ठीक नहीं है, महंगा होगा। जल परिवहन, केवल बोट बनाना पड़ता है, बाकी सड़क वड़क का कोई निर्माण नहीं करना पड़ता, बाकी सब में दिक्कत है, ठीक ना जी। इसलिए जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, और सबसे रिस्की परिवहन है वायु परिवहन, सबसे आसान परिवहन है सड़क परिवहन। कह रहा कि रूसी फेडरेशन में अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। रूसी फेडरेशन में क्या है, अच्छे बंदरगाहों का अभाव है, तो ये बात सही है। आर, उसकी कोई भी सीमा किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती, ये बात गलत है, ठीक है। तो सी इसका सही होगा, आ सही है और आर गलत है। कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। आगे, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिएगा जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिएगा अगर इसकी बात मैं करूं, प्रश्न में जो भी विकल्प है तो न्यूयॉर्क होगा। क्या होगा, न्यूयॉर्क, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करूं, अगर वर्तमान समय में पूछ ले तो इसका नाम आएगा निंगबो, निंगबो, नाम थोड़ा टेढ़ा है, झोशान, निंगबो झोशान, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वर्तमान में, ठीक है। अब ये तो नहीं बताने की जरूरत है कि यह है कहां, इस तरह का नाम चीन में होता है। चीन, चीन देखिए दुनिया में सबसे आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग बहुत कर्मठी होते हैं। हाँ, कह रहा विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह की बात करें, अगर व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है तो जल्दी बताइएगा। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, तो इस बार कौन सा होगा, सिंगापुर होगा। व्यस्ततम की अगर बात करें तो सिंगापुर होगा। लेकिन यदि निंगबो झोशान दिया होता तो वह सबसे नंबर 1 पर है, वह सबसे नंबर 1 पर है। इसके बाद संघाई है, संघाई यानी निंगबो झोशान, झोशान ये पहले पे है, दूसरे पे है संघाई, क्या है, संघाई, और तीसरे पे आपका सिंगापुर है, सिंगापुर। तो ये है, चूंकि ये दोनों नहीं ऑप्शन में, इसलिए तीसरा सही हुआ।
आगे कह रहा निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा बंदरगाह कहते हैं? तो देखिए साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो सेंटोस को कहवा क्या कहते हैं? बंदरगाह या कहवा पत्तन कहते हैं। ठीक है, साओ पोलो को कहवा मंडी कहते हैं। ठीक है, आगे करण निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन यानी काफी पोर्ट कहते हैं? फिर वही प्रश्न है, सेंटोस। किसको? सेंटोस को। आगे कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है? केप टाउन, सिंगापुर, कोलंबो, फिलाडेल्फिया। नगर बंदरगाह नहीं है, जल्दी बताइएगा कौन सा नगर बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा अगर बात की जाए तो केप टाउन नगर बंदरगाह है। सिंगापुर एक देश है। सिंगापुर क्या है? एक देश है, यह नगर नहीं, बहुत छोटा सा देश। ठीक है, कोलंबो भी बंदरगाह श्रीलंका का और फिलाडेल्फिया भी एक नगर बंदरगाह है। आगे कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? विशाखापत्तनम, पारादीप, कोचीन या हल्दिया। गजब का प्रश्न है और आपके भारत से संबंधित है, आप इसको जान रहे होंगे। कौन सा? कोचीन बंदरगाह पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है। आगे कह रहा है कि विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक सड़क मार्ग कहाँ हैं? तो देखिएगा विश्व में सबसे अधिक सड़क मार्ग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर आपका भारत आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा क्या आ जाता है? भारत। करक निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर बात करें तो अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेलवे, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेलवे, कनाडियन पैसिफिक रेलवे नहीं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। इसकी लंबाई 3,332 किलोमीटर है। 3000 करें 9,332 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 9,332 किलोमीटर। ठीक है, यह लेनिनग्राड पीट्सबर्ग यानी लेनिनग्राड को किससे? व्लादिवोस्टॉक। लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। क्लियर। आगे कह रहा है कि कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा अगर इसमें बात करें लेनिनग्राड भी है, मॉस्को भी है, इरकुट्स्क भी है, मिन्स्क नहीं है। कौन सा? मिन्स्क नहीं है। एक बार बना लीजिएगा, फिर इस पे तमाम जो भी शहर हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का इस पे लिख लेंगे तो ये नाम याद रहेंगे, करना पड़ता है भाई। ठीक है, कह रहा है कि इंडोनेशिया में वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ वायु परिवहन अधिक प्रचलित है, यहाँ स्थल परिवहन सुविकसित नहीं है, यहाँ अधिकांश लोग उद्योग व्यापार में संलग्न हैं, यहाँ वायुयानों द्वारा पुष्पों का निर्यात किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? यहाँ अधिकांश लोग उद्योग व्यापार में संलग्न हैं। ठीक है, यह सत्य नहीं है। क्या है? यह सत्य नहीं है, बाकी सभी क्या है? सत्य है। प्रश्न को पढ़िएगा, इंडोनेशिया में वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं? बाकी 3 सही हैं। परिवहन का अधिक प्रचलित है, यहाँ स्थल परिवहन सुविकसित नहीं है, यहाँ से वायुयानों द्वारा पुष्पों का निर्यात किया जाता है। ये तीनों सही है, बाकी गलत कौन सा है? तीसरा। आगे कह रहा है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसे जल्दी से बताइए। ठीक है, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का क्या है? सर्वाधिक विकास हुआ है। चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर क्या है? पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो इसका आंसर है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में आंतरिक सर्वाधिक जलमार्गों का विकास हुआ क्योंकि तट कटा फटा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग है?
प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आगे कह रहा सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर, तमाशा उत्तरी मार्ग, नहीं, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग यह सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी है। आंख मूंद कर याद कर लीजिए, ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है छप जाए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है कौन सा? स्वेज नहर से होकर अंध महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, केप हॉर्न से होकर अंध महासागर, हिंद महासागर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट यूरोप मार्ग पनामा नहर से होकर जो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो ये इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, यही सबसे क्या है? महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। ठीक, व्यापार की दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कह रहा स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर आप देखे होंगे, स्वेज नहर क्या? अफ्रीका जो एशिया से जुड़ा है वहां स्वेज नामक, जिसको स्थल संधि कहते हैं, वो स्वेज है। ठीक है, ऊपर भूमध्य सागर है और नीचे लाल सागर है। ठीक है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन? आपकी स्वेज नहर। कब बनी? 1969 में बनी है। कब बनी? 1900 नहीं, 1800 जी। कब बनी है? 1869 में बनी है। इसके बन जाने से कितना? 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कितना? 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और यह 168 किलोमीटर क्या है? लंबी है। 168 किमी कुल लंबाई है इसकी। इतना सा प्रश्न है, कुछ भी पूछा जाएगा आप इसमें लगा सकते हैं आंसर। आइए, कह रहा कि स्वेज नहर मिलाती है, फिर वही प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए कहीं है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आप कहेंगे तो मैं इसको दिखा सकता हूं आपको बनाकर, देखिएगा। आप निश्चित तौर पे बनाने से कतराइएगा नहीं मत। ठीक है, ये चीज आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है? हाँ, ये देखिएगा, यही है, ये भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। और ये है लाल सागर। क्या है? लाल सागर। ये है एशिया और ये है अफ्रीका। अफ्रीका, यही, इसी को इसी से जोड़ दिया गया है। यही आपकी है स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। ठीक है, आगे कह रहा है कि स्वेज नहर मिलाती है, फिर वही बात है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। इंपॉर्टेंट है इस बार, इसलिए कई बार पूछा गया। सू नहर, सू देखिए बहुत जबरदस्त A5 जो 5 अंगुली के आकार की झीलें जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, वहां से प्रश्न पूछ लिया गया। जल्दी से बताइएगा, सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ह्यूरन और सुपीरियर को, ह्यूरन और सुपीरियर को जोड़ती है। ये कौन सी नहर? सू नहर। ठीक है, आगे अगला है बोल्गा जलमार्ग। बोल्गा डान नहर द्वारा किस सागर को जोड़ता है? बोल्गा और डान नहर द्वारा किस सागर को जोड़ता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो ये देखिएगा, काला सागर को। किसको? काला सागर। बोल्गा नदी आकर गिरती है कैस्पियन में, वहां से आगे डॉन नदी काला सागर में आकर मिल जाती है। तो ये हो गया काला सागर। ठीक है, अब पूरे 35 क्वेश्चन आपको इन 3 टॉपिक से बताए गए। अगर आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो यहां से कोई भी प्रश्न आपका गलत होने की संभावना नहीं है। तो कैसी लगी आप आज की वीडियो बताते जाइएगा।
और एक एक तीर जुटाते रहिए ताकि निशाना समय से और उस दिन लगे जिस दिन आपको जरूरत है। धन्यवाद सुनने के लिए। गुड नाइट।